मैं क्यों कहूँगा मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मैं क्यों कहूँ अखिलेश यादव जिंदाबाद? मैं मुस्लिम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सी देखिए सर, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पीस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है कैपेबिलिटी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अंदर भी, पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब के अंदर भी कैपेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, शुरुआत अगर आप मुसलमानों की हमदर्दी की बात कर रहे हैं तो आप पहले मुसलमानों के उन छोटे छोटे दलों को, जिस तरह से भी आपने कहा, पहले उनको समेटिए जी, उनको समेटिए, उनका कॉन्फिडेंस आप पहले लीजिए, उसके बाद एज ए टीम आप आगे बढ़िए। ठीक है, इस बार आप 50 सीट पे लड़िए, फिर आएगा, फिर आप 100 सीट पे लड़िए। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं मुसलमानों के कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे बेहतर, इस बार वही सरकार दोबारा आएगी। देखिए, मैं सरकार के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं एज अ टीचर ये बोलना चाहूँगा कि आप टीचर जी, जिस तरह के पहले जैसे लागू थी पुरानी पेंशन, पेंशन वाला मामला, हाँ, पेंशन मामला मैं यहाँ से आपके माध्यम से जी बताना चाहूँगा जी कि माननीय लोग संसद में बैठकर, एक विधायक अगर एक दिन के लिए विधायक बनता है तो उसको पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है। उसके बाद अगर वो सांसद बन जाता है तो उसको विधायक की पेंशन अलग और सांसद की पेंशन उसको मिलती है, अलग मिलती है। और हम लोग पूरी ज़िंदगी खपा दे रहे हैं उसी में, लाइफ ख़त्म कर दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा तो है। आप लोगों के इशूज़ पे कोई पार्टी बात कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 2004 वाले भी, उसके बाद वाले भी सब आ जाएंगे? अभी हम सबको हम लोग देख रहे हैं, हाँ, जो मुकम्मल तौर से ये हमसे वादा करेगा आप अपने। लोग का टीचर का जो एसोसिएशन जी, है जी। वो तो कोई फैसला लिया होगा ना, कुछ बात अटेवा हुई? जो हमारा है हाँ, वो अटेवा। लड़ रहा है, हाँ, और जो पूरी तौर से पुरानी पेंशन को, ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने मैनिफेस्टो में डालेगी, हमारा वोट उसी पार्टी में जाएगा। टीचरों ने अपना अलग मन बनाया। जी जी, जो मैनिफेस्टो में, क्योंकि पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा होता है। आज आप देख लीजिए, जो बूढ़े हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती, जो सर्विस में नहीं थे, उनके घर में क्या हालत है। और जो पेंशन पा रहे हैं, कम से कम औलादे जो हैं, इसलिए दवा दिलाती, कम से कम पेंशन मिलेगी। और हम अगर पेंशन नहीं मिलेगी, यहीं पे एक बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ लेते हैं, पेंशन वेंशन मिलता है कुछ? हाँ, अभी पेंशन की बात आप पूछ रहे हैं, बड़ा मैं खुश हूँ आपसे। जी, 150 रुपया अखिलेश ने पेंशन दिया तो मिली, हाँ, और 300 जब हुई तो 2 महीना मिली, और योगी या मोदी आए तो वो भी खा गए। तो मैं मेरे पेंशन बंद हो गई, वृद्धा पेंशन। हाँ, न मेरे लड़की है, न लड़का है, न जो है क्या नाम की बीवी है। पूछ लीजिए, इतने लोग हैं, सभी हमारे कुर्बो जवारे के हैं। हमारा घर अजमतगढ़ स्टेट है। स्टेट से हैं? जी हाँ, अजमतगढ़ के। तो कुछ नहीं मिल रहा है, इस सरकार में कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं साहब। कौन आएगा तो मिलेगा? 5 किलो गेहूं से ये जनता का काम चलेगा? किसानों को 2000 रुपया दे रहे 20 हैं। किलो गेहूं से जो है ये जनता कहाँ? किसानों को 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं। तो किसानों को सम्मान देते, निधि। सब किसान नहीं है, सब तो मजदूर हैं। अच्छा, जितने लोग खड़े हैं, अच्छा। किसान नहीं है इसमें। अरे होगा 2-4 विश्वास किसी के पास। किसानों को तो 2000 रुपया बिल भी तो बढ़ा दिए हैं ट्यूबवेल की। पहले 500 रुपया आती थी, इधर से हुआ तो इधर से घुमा, हाँ, इधर कैसे तो करो? घुमा दिए। हाँ। आपने कह दिया 2000 ले लीजिए, और 2000 आपने बिल बढ़ा दी। अब वो कहाँ गया बताइए? अब हम ही को बता दें ये लोग। युवाओं का भी कुछ मुद्दा है? युवाओं का मुद्दा यही है सर कि इस बार तो हम लोग कोशिश करेंगे कि AIMIM को वोट देंगे। अच्छा, इसकी वजह से अगर भाजपा जीत जाएगी, एमआईएम वाले तो पूरा फोर्स में रहते हैं, आप साइलेंट कहाँ थे इतने देर से? इसलिए सर कि अभी थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए, डायरेक्ट आ गए। लेकिन हम सिर्फ MIM को वोट देंगे। इसकी वजह से अगर भाजपा जीत जाती है तो 17 में भाजपा क्यों जीती थी? MIM ने कितनी सीटों पर लड़ा था? 30 सीटों पे, 27 सीटों पर लड़ा था। माननीय काशीराम, इस तरह का ध्रुवीकरण इस बार हुआ है, पहले नहीं होता था शायद। बिल्कुल नहीं होता था पहले सर। लेकिन मुझे बताइए 2014 में मोदी इतनी बड़ी जीत पाए, किसकी वजह से? सपा की वजह से, बसपा की वजह से स्टेट में जीते। क्योंकि सपा को यादव छोड़ के भाग जाता है, जहां कट्टर हिंदू सामने कैंडिडेट अगर यादव दिख जाता है तो। ऐसा? बिल्कुल, दलित छोड़ देता है मायावती को, तो सिर्फ मुसलमान के भरोसे अगर तुम लोग राजनीति कर रहे हो तो मैं ना कर लूँ अपनी राजनीति। अब मुसलमान खुद अपनी राजनीति करेगा। माननीय काशीराम ने कहा था, पहला चुनाव हारो, दूसरा हराओ, तीसरे में जीत मिलेगी। इंशाल्लाह जीत हमको ज़रूर मिलेगी। और नहीं भी अगर जीत मिलेगी तो कम से कम अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार तो चाहिए ना हमको। उस अधिकार की बात कौन करेगा? हमको चाहिए रिजर्वेशन। जीने का अधिकार कौन छीना? बिल्कुल, बहुत छीना गया है। इखलाक को जीने का अधिकार था लेकिन छीन लिया गया ना। ऐसे तमाम युवाओं को ट्रेन में पकड़ो, बस दाढ़ी है,
कोई भी इल्ज़ाम लगा के मार दो, तुमको पुलिस कुछ नहीं करेगी, कोई नहीं छूने वाला, इसकी अश्योरिटी मिल गई है बिल्कुल। हर आपको मुसलमान, लगता है कि एमआईएम की सदारत में सारी चीजें सही हो जाएंगी? मुझको लग रहा है एमआईएम की सदारत में होगी, कितना होगी ये नहीं मालूम। एमआईएम के एक पार्षद को गोली मार दी गई और जो इद्दत होता है मुसलमानों का, महिलाएं इद्दत में बैठती हैं, उस इद्दत से बाहर निकल करके उस पार्षद की बीवी, विधवा मतलब बेवा, अपने पति के कातिलों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं और एमआईएम के एक नेता ने ट्वीट तक नहीं किया। ये कैसा, आप लोग किस अदालत की बात कर रहे हैं? इस प्रकरण के बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, तो लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स में बिल्कुल चला है, पेपरों में चला हो है। सकता है कि मैं पेपर नहीं पढ़ा और न्यूज़ नहीं देखा हूँ 3-4 दिन तो से। जो अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल। इंसाफ नहीं दिला पा रहा, दूसरों को कैसे दिलाएगा? देखिए, एक पार्षद की आप बात कर रहे हैं, मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ। बिहार में मुझे बताइए एमआईएम ने कितने सीटों पे लड़ा था? 5 विधायक एमआईएम के हुए हैं, सिर्फ 5 विधायक। मैं कह रहा हूँ 2022 में एमआईएम नहीं लड़ेगी, कोई गारंटी दे देगा कि अखिलेश जीत जाएगा? कौन गारंटी देगा इसकी? अगर एमआईएम नहीं लड़ी, फिर से बीजेपी और ताकतवर से जीत गई, तो कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी कल तक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था। आप अच्छे बातें बता रहे हैं, हमें बताइए। भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था, इन्होंने उसमें तमाम लोगों को रखा, चंद्रशेखर रावल, शिवपाल यादव भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ये अपने ओम प्रकाश राजभर जी, तमाम लोग थे। ओम प्रकाश राजभर जी ने खूब नचाया ओवैसी को, लेकिन ओवैसी खुल करके कभी नहीं बोले। यहाँ तक कि राजभर कह देते हैं कि हम ओवैसी साहब को बीजेपी में भी लेकर चले जाएंगे, हिस्सेदारी ही तो चाहिए उनको, उनका मुंह नहीं खुलता। उसके बाद अखिलेश यादव के साथ जाकर के बैठ गए। तो कैसे आप तय करेंगे कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ? सर, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। कहीं अगर ये हो गया, राजनीति में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, अगर ओवैसी चले गए साइकिल की सवारी करने, तो आप ये जो बातें बोल रहे हैं, फिर वो बातें कहाँ जाएंगी? मैं आपको बता दूं, जब पीवी नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री थे आंध्रा के, तो सर एमआईएम अपना हक लड़ के लेना जानती थी। दोषी सर कितनी परसेंट हैं तेलंगाना में मुसलमान? कितने परसेंट है सर? बहुत कम है। उप मुख्यमंत्री मुसलमान, इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है मुसलमानों को वहाँ पे। एमआईएम तो खुद अपना बहुत सा काम कर रहे। एक एमएलए जीता है सर औरंगाबाद में, सैयद इम्तियाज़ जलील। आप उनका काम देखिए सर, पत्रकार थे, आप ही के समाज के थे पहले, लेकिन आज वो हैं। दूसरी चीज़ सर, आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ओवैसी को नचाया। सर, ओवैसी को नहीं नचा पाएगा ओम प्रकाश राजभर। जब साथ में थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर कुछ उन्होंने बोला नहीं। बिल्कुल सर, लोग आएंगे जाएंगे, एमआईएम एक लक्ष्य, एक मकसद लेके चल रही है। एमआईएम किसको मजबूत करना चाह रही है? निहाल भाई, थोड़ा मैं चाहूँगा आप दोनों लोगों को साथ लेकर के बात करना। एमआईएम किसको मजबूत करना चाहती है? एमआईएम मुसलमानों को और तमाम पिछड़े लोगों को उनका हक दिलाना चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। एमआईएम आजमगढ़ में जैसे उलमा काउंसिल है, हम लोग आजमगढ़ में है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी है यहीं की, उसके बाद पीस पार्टी है ना, डॉक्टर अयूब की। तो इन लोगों से क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं? अगर मुसलमानों को मजबूत कर रहे हैं तो मुसलमानों की इनसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं, इनसे क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं। ये छोटी छोटी पार्टियां बना के, कोई एक जिले का वो नेता है, कोई 2 जिले का नेता है। चार विधायक भाजपा के साथ ओम प्रकाश राजभर ने बनाया, 4 विधायक बारह में डॉक्टर अयूब के पहले से मौजूद थे, ठीक है। और जब सबसे पहले ओवैसी की एंट्री होती यूपी में 22 के चुनाव को लेकर के, डॉक्टर मन्नान को तोड़ करके गोंडा से पहला प्रत्याशी घोषित करते, इस पर क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, जैसा कि ओवैसी साहब की राजनीति है, देखिए राजनीति करना सबका हक है, बिल्कुल हक है। लेकिन अगर तुलना इसकी उत्तर प्रदेश की तुलना अगर मुसलमानों को मजबूत करने की बात है, तो अलायंस मुस्लिम पार्टियों से क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी, उन्होंने वहाँ पे बिहार में अलायंस किया, उसके बाद वो जाकर के जेडीयू की गोद में बैठ गए। एमआईएम को लाभ हुआ ना सर उसका? क्या हुआ लाभ? बिल्कुल, एमआईएम के 5 विधायक बने और एमआईएम का इतना कैडर मजबूत हो गया सीमांचल में। आप देखिए आगे लाभ मिलेगा, लोग आएंगे, लाभ देंगे, जाना है चले जाएं। वैसे भी वो कौन सा यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? किससे? पार्टियों से किससे? मुसलमानों को सारी मुसलमान पार्टियों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन किसी एक लीडर के रास्ते से नहीं चाहिए, ऐसी डायरेक्ट चाहिए। मैं क्यों कहूँगा मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद? मैं क्यों कहूँगा अखिलेश यादव जिंदाबाद? मैं मुस्लिम पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सी? देखिए सर, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पीस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है कैपेबिलिटी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अंदर भी, पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब के अंदर भी कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, शुरुआत अगर आप मुसलमानों की हमदर्दी की बात कर रहे हैं, तो आप पहले मुसलमानों के उन छोटे छोटे दलों को, जिस तरह से भी आपने कहा, पहले उनको समेटिए, उनका कॉन्फिडेंस आप पहले लीजिए, उसके बाद एज ए टीम आप आगे बढ़िए, ठीक है। इस बार आप 50 सीट पे लड़िए, फिर आएगा,
फिर आप 100 सीट पे लड़िए। लेकिन मुझे जहाँ तक निहाल भाई, जहाँ तक मुझे याद है, अगर किसी भी मुस्लिम युवा को अगर कहीं पुलिस में गलत तरीके से अगर गलत है उसको फंसाया जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग जाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, छुड़ा उड़ा के लाते हैं जैसे तैसे, है ना। क्योंकि अगर वो गलत फंसाया जा रहा है उनको छुड़ा के लाते हैं, तो यहाँ के लोगों का फ़ायदा तो इस तरह से हो रहा है। और भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वही मतलब मैंने जो कहा कि पहले ओवैसी जी आए, अगर राजनीति उनको उत्तर प्रदेश में करनी है तो पहले आए। मतलब ये नहीं चुनाव से 6 महीना पहले, 4 महीना पहले आके जो है वो मुसलमानों का वोट बांट के और किसी अन्य पार्टी, क्योंकि तेलंगाना की पॉलिटिकल जोग्राफी वो अलग है और उत्तर प्रदेश की अलग है। उत्तर प्रदेश तेलंगाना से बहुत बड़ा है और वहाँ की सिनेरियो पॉलिटिक्स का बिल्कुल अलग है, यहाँ का बिल्कुल अलग है। यूपी चुनाव पे मुसलमानों के मुख्य मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, जो क्योंकि जैसे ये कहा गया कि बार बार बात आ रही है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मुसलमानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कौन से वो मुद्दे हैं जिस पे सरकार से या जो भी पार्टियां आप लोगों के पास आएंगी, उनके नेता आएंगे, उनके सामने आप लोग अपनी बात रखें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान आज उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का मुसलमान बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। अपने देश में हमें बिल्कुल पराया जैसा एहसास हो रहा है। ठीक है, ये पार्शलिटी इतनी ज़्यादा इस 5 सालों में बढ़ गई है। यानी कि मैं लखनऊ की बात बता रहा हूँ आपको कि लखनऊ नवाबों का शहर है, लेकिन आज लखनऊ की ये हालत है कि आपको मुसलमान के नाम पे किराए पे मकान नहीं मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप अपने बाल बच्चों को ले जाके लखनऊ में रह के वहाँ पर पढ़वाएं आप, और आप एक छोटा सा किराए का मकान ले लें, तो सबसे पहले आपका सवाल होता है कि आप मुसलमानों को नहीं देंगे। अच्छा जी, ये मतलब इस तरह की मतलब कम से कम 10 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। गोमती नगर वगैरह में, इंदिरा नगर वगैरह। सही कैसे होंगी, किस तरह से? तो ये सरकार की क्रिएट की हुई चीज़ें हैं। पहले नहीं था इस तरह का। अच्छा। ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं था। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं। हमने अपने क्वार्टर हिंदुओं को दिया हुआ है किराए पे, तो हम एक ऐसा मुसलमानों को मतलब एक एंटी इंडियन एक बना दिया गया है कि मुसलमान मतलब आतंकवादी, मुसलमान मतलब देशद्रोही। ये पूरी फिल्म क्रिएट की गई है इधर 5-6 सालों में। तो ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमको स्पीच है, लेकिन NSA तक लग जाता है अगर कुछ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए ये एक डॉक्टर कफील का आप जानते होंगे किस्सा, क्या किया था उन्होंने। बेगुनाहों की जान बचाने की सज़ा उनको 1 साल जेल में रह के काटे। इस तरह के बहुत हैं। चाहे अभी मैं ही अगर हूँ, अभी कुछ एक हक की बात कह देंगे तो हक कड़वा होता है। हमारे ऊपर NSA भी लग सकता है, हमारे ऊपर देशद्रोही का मुकदमा भी लग सकता है, लेकिन लगाया करें। अगर इसी तरह से अगर डरते रहे, अगर अबुल कलाम आज़ाद अगर इसी तरह से डरते रहते तो भारत आज आज़ाद नहीं होता। आपके हिसाब से एक आखिरी सवाल है, 2022 में किसकी सरकार? जो पब्लिक के मुद्दों को पूरा करेगी सरकार उसकी बनेगी। जो पब्लिक के मुद्दों को बेसिक चीज़ों को पूरा करेगी सरकार उसकी बनेगी। बिल्कुल। और एक कलाकार होने के नाते मैं भी यही देखता आ रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों में हम कलाकारों को बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, और कई जगह देखा गया कि जहाँ उन लोगों के प्रोग्राम या कार्यक्रम होने हैं वहाँ भीड़ ही भीड़ चल रही है, और हम लोग अपने प्रोग्राम जब करना चाहते हैं तो वहाँ परमिशन नहीं मिल रहा है। और इस तरह से जो है अभी हाल ही में देखा गया है, कई मुद्दों पर देखा गया। अभी मेला इतना लग रहा है, तमाम जगह भीड़ है। अब यहाँ मुहर्रम में जो है कुछ पाबंदियाँ थी। यानी इस जो भाई ने अभी सवाल किया, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था। इनकी बात, त्यौहार जो है वो भारत में हमारा ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। हर धर्म के लोगों को अपना त्यौहार आज़ादी से मनाने का संविधान में हक दिया है। लेकिन इस तरह का जो सरकार ने जो पार्शलिटी हमारे साथ किया है, हमारे त्यौहार पे प्रतिबंध लगाकर, हमें हिंदू भाइयों के त्यौहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारा है, आप हमारे त्योहारों पे प्रतिबंध न लगाएं। प्रतिबंध हमारे त्यौहार पे लगा के आपने हमारे सारे जुलूसों को रोक दिया, सारी चीज़ों। और इस बात का एहसास हमारे नगर के हिंदू भाइयों को भी है। उनको हिंदू भाइयों का खुद कहना है कि नहीं, आप लोगों के साथ गलत हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं सरकार जो सबका साथ सबका विकास के बाद त्योहारों का राजनीतिकरण हो चुका है। अच्छा, इसमें भी राजनीति? बिल्कुल 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है। सही बात है ये। हाँ, सही है, ये बात तो सच। इसमें भी राजनीति घुस गई। ये तो फला का त्यौहार मनाया जाएगा, फला का नहीं मनाया जाएगा। अरे भाई, DM साहब ने खुद कह दिया कि हिंदुओं का त्यौहार जब उनका जो क्यों नहीं हुआ, तो ये आप लोग कांवर नहीं उठी तो आप लोगों का मुहर्रम कैसे उठेगा? सीओ साहब ने कहा। अच्छा,
और साफ कह दिए थे कि भाई जब हिंदुओं का कांवर नहीं उठा तो मुसलमानों की ताजिया कैसे? सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा होगा, कोरोना चल रहा है, कोविड का काल है, भीड़ भाड़ लगेगा। बिहार में इलेक्शन हुआ, जनता बंगाल में हुआ, त्यौहार तो उसके बाद हुआ, तब वहाँ कोरोना नहीं था। उत्तर प्रदेश में आ गया, अब यहाँ जो है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, यानी जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ कोरोना ख़त्म होगा। अभी 1.5-2 महीना पहले लद्दाख शाह बाबा का मेला बहुत ज़बरदस्त लगता है, काफ़ी भीड़ होती है और बहुत सारे दुकानदारों की रोजी रोटी उससे चलती है। लोग जानते हैं। वहाँ पुलिस वाले लाठी भांज रहे थे, उसी 1.5 महीने में कोरोना खत्म हो गया, जीरो हो गया। खत्म हो गया। दशहरा में पूरा भीड़ भाड़ लगी हुई है, मेले में देखिए धमाल मचा हुआ। को क्या तारीख है? अभी 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते हम लोगों के पैर घिस गए जो है कि दौड़ते दौड़ते थाने में और जो है कि तहसील में परमिशन के लिए। परमिशन मिला बहुत दबाव में मिला और वो बड़ी सख्त, वो जो है कि बहुत बाउंडेशन लगा दिया गया। आप इतने हारन बांधेंगे, इतने लोग आप चल सकते हैं, इतने मास्क, आप बगैर मास्क के अगर पाए गए तो उनको जो है कि जेल में डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर जो है कि ये कार्रवाई किया जाएगा, ये कार्रवाई किया जाएगा, यानी सारी चीज़ रखी गई। कंडीशन खैर हम लोग देखा आपने, हम लोगों ने बातचीत किया यहाँ पे कस्बे के लोगों से और इन्होंने अपनी बात को रखा। 2022 के चुनाव को लेकर के भी बात हुई। एक युवा साथी ने MIM को लेकर के जिस तरह से अपनी बात रखी, रखना चाहिए बिल्कुल। चुनाव लड़ना, चुनावी प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना संवैधानिक अधिकार है और ये हमारा अधिकार है कि हम सरकार चुनते हैं, अपनी पसंद का अच्छा नेता चुनने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, हम वोट देते हैं, चुनना भी चाहिए। 22 का रण बस कुछ ही महीने बाकी हैं। हम लोग गलियों की खाक छान रहे हैं, नब्ज़ समझने की, जो सियासत की नब्ज़ है उसको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे तमाम जगहों पे जा रहे हैं जहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पे हमें एक ऐसे वृद्ध मिले, एक बूढ़े आदमी मिले, उन्हें दर्द है, ना बेटा है ना बहू है और ना ही घर में उनके दूसरा कोई है। पहले उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उनको पेंशन मिलता था, 150 मिलता था, फिर 2 महीने 300 रुपये भी उनको मिला, लेकिन अब वो नहीं मिला। वो रुपए उन्होंने बताया कि मुझे मेरी ज़रूरतों में जब तबीयत ख़राब होती थी तो मैं इस्तेमाल कर लेता था, या मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें अगर चाहिए होती थी तो उस रुपए का मैं इस्तेमाल कर पाता था। लेकिन जब से सरकार बदली तब से शायद उनके भाग्य का जो ये है सितारा वो भी बदल गया, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली और वो इस उम्मीद में है कि फिर कोई सरकार आएगी, फिर उनके दर्द को समझेगी, फिर उनकी उस दुख को महसूस करेगी और फिर से शायद वो जो ज़रूरी स्कीमें हैं, जो गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो चलेंगी, फिर उनको राहत मिलेगी। यहाँ के युवा कह रहे हैं कि हमारे साथ जो मुस्लिम युवा हैं, सरकार के रवैये से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, ये उनकी बात है कि उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव करने की कोशिश की गई है। हम ऐसे ही लोगों की आवाज़ उत्तर प्रदेश की आवाम तक, देश की आवाम तक, सरकार तक और तमाम नेताओं तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि इनकी बात सुन करके ही, इनकी बातों पर अमल करके ही देश का मुस्तकबिल तय होगा। ये लोग अपना नेता चुनेंगे और नेता मिलकर के सरकार बनाएंगे जो जीती हुई पार्टी है। तो चलते हैं कहीं और, किसी और विधानसभा में, और वहाँ की हकीकत, वहाँ के लोगों की बात आप तक पहुँचाने का जो हमारा सिलसिला है उसको बदस्तूर जारी रखते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। ऑल का नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर चुनावी खबर आप तक आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया।